क्यों इतने दिन मीटिंग चल रहे हैं? क्या कर रहे हैं लोग? कब तक मीटिंग चलते रहे? प्रोटेस्ट करो, पीसफुल प्रोटेस्ट करो। हमारे को संविधान, हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है, आर्टिकल 19 है। क्यों इनिशिएट नहीं कर रहे, क्यों प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि लोगों के अंदर नाराजगी है। कई मुस्लिम लीडर्स जो है ना सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल कर रहे हैं। गुलबर्गा से भी एक पिटिशन फाइल की गई है, रेट पिटिशन। क्यों फाइल करे आप PIL? कितने फैसले हमारे अकॉर्डिंग टू हमारे शरीयत के हिसाब से हमारे मुताबिक फैसले आए हैं, बताइए। PIL डालने तो वो तो बोल रहा था अमित शाह, बार बार यही तो बोल रहे थे, अरे ये कानून गलत है तो आप जाओ ना PIL फाइल करो, कोर्ट को जाओ, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करो, बार बोल रहा था। लास्ट टाइम CAA के अंदर नासिर हुसैन उस्ताद और हम लोग मिलकर हम एक मीटिंग बुलाई थी, हंगामा मीटिंग बुलाई थी इमीडिएटली। आज इसको लीड हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव करना होगा। आप सिर्फ वोट के लिए, सियासत के लिए मुसलमान मत बनो। आप हकीकत में अगर मुसलमान हैं, आपके अंदर दर्द है, तो पहले आप लीड लो, हम आपके पीछे आकर खड़ा होंगे। कॉमन मुसलमानों की इनकम से वक्फ बोर्ड की कोई अरे क्या फायदा लेंगे यार? अरे आपको मस्जिद इंपॉर्टेंट है, हमारी इबादत का है, हमारे दरगाह है, वो कब्रिस्तान आपके वजूद इंपॉर्टेंट है या नहीं है क्या? उसके पीछे क्या फायदा देखेंगे? निकलो बाहर। आपके आज इबादत गाह को हाथ लगाया, कल क्या दूसरा कानून लग गया, घरों के बाहर भी निकाल देंगे आपको। लेकिन इसके पीछे एक साजिश नजर आती है कि ये करके पूरे वक्फ प्रॉपर्टी को जो है लिटिगेशन बनाना। इस तरह से आपने लिमिटेशन एक्ट का जिक्र किया, क्या उससे क्या नुकसान हो सकते हैं? वक्फ प्रॉपर्टी को खत्म करना उनका इंटेंशन ये बिल के जरिए से, या अमेंडमेंट के जरिए से, या कानून के जरिए से नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। आज गुलबर्गा हेडलाइंस के स्टूडियो में हमारे साथ गुलबर्गा शहर की मशहूर और मारूफ शख्सियत जनाब सैयद मजहर हुसैन एडवोकेट साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ताल्लुक से। जिस तरह से आप लोग जानते हैं, कई सियासी और गैर सियासी तंजीमों की मुखालिफत के बावजूद लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बिल को पास किया गया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए इसको मंजूरी देते हुए अब एक्ट बनाया गया है। तो इसके क्या क्या नुकसान हैं, किस तरह से मुसलमानों को इसका असर होगा, ये तमाम चीज़ों को लीगली हम मजहर हुसैन एडवोकेट के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं मजहर हुसैन एडवोकेट का गुलबर्गा हेडलाइंस के स्टूडियो में वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया गुलबर्गा हेडलाइंस के एडिटर इन चीफ वसीम साहब का और उनकी तमाम टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया। तो आपने कहा कि पार्लियामेंट में पेश किया गया है, राज्यसभा में, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट का भी असेंट हो गया है नोटिफिकेशन। ये शायद ही वक्फ अमेंडमेंट ये जो हुआ है अब तक का सबसे फास्टेस्ट बिल। लोकसभा में भी प्रेजेंट हुआ, एक दिन आज लोकसभा में प्रेजेंट होता है, नेक्स्ट डे राज्यसभा, उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद और एक 4 दिन के अंदर उसको गजट नोटिफिकेशन भी हो जाता है। अब तक का मैं समझता हूँ सबसे फास्ट अमेंडमेंट जो पास हुआ है, पेश करने से लेके नोटिफाई होने तक, ये सबसे पहला मैंने जो देखा है। दूसरी बात, ये एक्ट के जरिए से यकीनन ये वक्फ के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं उसके खिलाफ है। ये हुकूमत ये चाहती है कि हमारे जितने भी इबादत गाह हैं, ख़ास तौर पे मस्जिदें, जो मस्जिदों के नीचे जो लिंग जो ढूंढ रहे हैं, वो पर्टिकुलर वो इबादत गाह को निशाने में रखकर, उनको दिमाग में रखकर इस अमेंडमेंट को बनाया गया है। क्योंकि सेक्शन थ्री सी को लाना ही ये उसके पीछे का ये मकसद जाहिर होता है कि कोई अगर प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी है, उसको एंशिएंट मॉन्यूमेंट भी अगर उसके साथ में है तो उसमें वक्फ प्रॉपर्टी के लिस्ट में से वो इदारे को निकाला जाएगा। तो ज्ञानवापी का मामला क्या है, संबल का मामला क्या है, ऐसे बहुत सारे इबादत गाह हैं जो मस्जिद हैं जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट के तहत भी वो नोटिफाइड है और वक्फ प्रॉपर्टी बोलकर भी वो नोटिफाइड है। अब ये सेक्शन 3C के तहत वो उसको निकाला जाएगा, वक्फ का स्टेटस खत्म हो जाएगा, सिर्फ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट रहेगी और उसका कंट्रोल किसका रहेगा? हुकूमत रहेगी। वो जो चाहे वो कर सकेगी। वहां पर लिंग भी निकलेंगे, मुख्तलिफ मूर्तियां निकलेंगे। हमारे जितने भी जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट में आइडेंटिफाइड प्लेसेस ऑफ वर्शिप है वो तमाम निशाने में आ जाएंगे। यहाँ पर सेक्शन 3C एक बहुत ही खतरनाक जो सेक्शन यहाँ पर लाया गया है। और दूसरा जो सेक्शन है
सेक्शन 3D बोले तो वो 3D नहीं है, इसके अंदर एक 3D बनाया गया है। ये सेक्शन 3D ऐसा 3D है जहां पर वक्फ प्रॉपर्टी है, अगर डिस्प्यूट आ रहा है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है बोलकर अगर डिस्प्यूट अगर आएगा तो उसको रेफर किसको किया जाएगा उसकी इंक्वायरी के लिए? मजिस्ट्रेट को, अबाउट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हायर ऑफिसर को रेफर किया जाएगा। और वो वक्फ प्रॉपर्टी रहते हुए भी अगर ये मामला कलेक्टर के सामने अगर आता है तो जब तक वो फैसला नहीं करेगा वो वक्फ प्रॉपर्टी बोलकर उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा। वो सेक्शन के अंदर कब डिसाइड करेगा, कितने दिन लगेंगे उसको डिसाइड करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं। 10 साल लगेगा, 20 साल लगेगा, वो फिर वहां पर लिटिगेशन कंटिन्यू होता जाएगा। तो यहाँ पर आप ये ऐसे और बहुत सारे मुख्तलिफ सेक्शन उसको तरमीम किए गए हैं। और एक चीज़ अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर वक्फ बाई यूज़र का भी एक सिस्टम हुआ करता था, जिसके तहत पुरानी हमारी जो इबादत गाहें हैं उसको वक्फ के अंदर लिया जाता था, उसको भी जिस तरह से हटाया गया है, इसकी क्या सोच लेकर इसको हटाया गया और इससे क्या नुकसान होंगे? देखो, वक्फ बाई यूज़र बहुत सारे लोग जो है वक्फ कर देते थे, ज़बानी ओरली वक्फ कर देते थे, कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता था। वक्फ बाई यूज़र अगर एक प्रॉपर्टी को कई सालों से अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वक्फ बाई यूज़र हो रहा हो, क्योंकि मैं दे दिया, मैं मेरे ज़बानी तौर पे मैं एक काम के लिए लोगों को पानी पिलाने के लिए, कुआं खोदने के लिए अगर मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूँ या कुछ भी अगर कर रहा हूँ तो उसके पेपर्स नहीं रहेंगे। 100 साल अगर पुराने प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ मिलेंगे? 200 साल इसके नहीं रहेंगे। 200 साल 300 साल से वो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के लिए दे दे। यहाँ पर मैं और एक कहता हूँ, मंदिर बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग मजहब से ताल्लुक रखने वाले इबादत गाह हैं, मंदिर है, मंदिर एक जमाने से मंदिर है, उसके पेपर नहीं है उसके। वो मंदिर के लिए मैं जगह दे दिया हूँ, मंदिर वहां पर लोग आते हैं, मंदिर को पूजा करते हैं, चले जाते हैं, वो एक पर्पस के लिए दिया हूँ, उसके पेपर नहीं है मेरे पास। तो क्या वो मंदिर को निकालेंगे? अब यहाँ पर इसके अंदर क्या हो गया है, वक्फ बाई यूजर को रखा गया है। कब तक रखा गया है? अगर उसके ऊपर अगर कोई एतराज अगर करेंगे तो उसका वक्फ का स्टेटस खत्म हो जाएगा। जब तक कोई ऑब्जेक्शन, अगर गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन नहीं करेगी, जब तक वो वक्फ बाई यूजर रहेगा। कोई अगर फला आदमी अगर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, वो वक्फ बाई यूजर रहेगा। जो ही एतराज करेगा वो उसका खत्म। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर, यहाँ तो हमारे जितने भी मस्जिद है गैर कानूनी तरीके से मस्जिद को, इबादत गाह को नहीं बना सकते। इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता है। हम अगर मस्जिद अगर बना रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी हमारी होनी चाहिए। किसी के प्रॉपर्टी पे, पब्लिक प्रॉपर्टी को कब्जा कर अगर मस्जिद बना रहे हैं तो हमारी इबादत नहीं होगी। हमारे पास इजाजत है भी नहीं है। बगैर दस्तावेज के, बगैर किसी की प्रॉपर्टी को अगर कब्जा कर ये कर रहे हैं बोले तो वो मस्जिद नहीं रहेगी, वो मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ेंगे। जो दूसरे अलग अलग है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कुछ साल पहले, जो रोड के ऊपर अगर कोई इबादत गाह हैं उसको निकालना होगा। कितने हजारों इबादत गाहों को निकाला गया है, लेकिन अभी भी आज भी है जिसके कोई दस्तावेज नहीं है, कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर रोड के ऊपर, पब्लिक गार्डन के ऊपर इबादत गाह हैं, उसके ऊपर कोई सवालत नहीं है। यहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंट है। मैं अपने एक मकसद के तहत मैं वक्फ करता हूँ तो वहां पर डॉक्यूमेंट बताना होगा। डॉक्यूमेंट, सब डॉक्यूमेंट है वहां पर, रेवेन्यू रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंट रहते हैं, हर चीज रहते हैं, लेकिन इसके पीछे एक साजिश नजर आती है कि ये करके पूरे वक्फ प्रॉपर्टी को जो है लिटिगेशन बनाना, यहाँ पर एनक्रोचर्स को हिम्मत अफजाई पेश करना। पहले यहाँ पर एक्ट के तहत अगर वक्फ प्रॉपर्टी को एनक्रोच अगर करते तो उसके क्रिमिनल केस था, उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस था। अब उसको क्या कर दिया, उसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिए। पहले नॉन बेलेबल था, अब उसको बेलेबल कर दिए। पहले जो है वक्फ प्रॉपर्टी पे अगर कोई खाबिज था, उसको खाबिज वापस लेने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं था, अब उसको यहाँ पर लिमिटेशन लगा दिया। क्यों लिमिटेशन लगा दिया? ये क्या मेरी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, ये वक्फ प्रॉपर्टी है। ये वक्फ प्रॉपर्टी मतलब पब्लिक की प्रॉपर्टी, पब्लिक के लिए, अल्लाह के लिए है। जिस तरह से आपने लिमिटेशन एक्ट का जिक्र किया, क्या उससे क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, लिमिटेशन एक्ट से क्या नुकसान है?
लिमिटेशन एक्ट, अगर कोई आदमी वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर 12 साल से काबिज है तो उसको वो वक्फ प्रॉपर्टी का ओनर बन जाएगा। तो यहाँ पर वक्फ लेजिस्लेचर का इंटेंशन वक्फ प्रॉपर्टी को बचाना होना चाहिए, यहाँ पर प्रॉपर्टी को बचाना नहीं है, वक्फ प्रॉपर्टी को खत्म करना उनका इंटेंशन ये बिल के जरिए से या अमेंडमेंट के जरिए से या कानून के जरिए से नजर आ रहा है। तो उनका इंटेंशन ठीक नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि आपका जो ये लॉ है, ये जो अमेंडमेंट जो बिल जो पास किया गया है, जो अब कानून बन गया है, वो गैर कानूनी है, वो इलीगल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ है, आर्टिकल 26 के खिलाफ है, आर्टिकल 25 के खिलाफ है, आर्टिकल 29 के खिलाफ है और आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 के खिलाफ इसलिए है क्योंकि एक अगर इबादत गांव के लिए एक अलग कानून बन रहा है, एक मजहब से ताल्लुक रखने वाले इबादत गांव के लिए एक अलग कानून बन रहा है, तो यहाँ पर इक्वली नहीं है, इक्वल बिफोर द लॉ बोलकर जो बोलते हैं ना, इक्वलिटी नहीं हो रही है, पर वहां पर मजहब के बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है कानून बनाने के अंदर। एक कम्युनिटी के लिए अलग कानून, एक कम्युनिटी के लिए अलग कानून, और फिर ये करेंगे कि हम वन नेशन वन लॉ की बात करेंगे बराबर, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे, फिर ऐसे ऐसे कानून लाएंगे जो एक कानून दूसरे कानून को कॉन्ट्ररी करता है। यहाँ पर आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये एक्ट जो है कोई अहमियत नहीं है। नॉन मुस्लिम बोर्ड के अंदर आ सकते हैं, काउंसिल के अंदर आ सकते हैं और हमारे जो मामले मजहबी मामले हैं उसके अंदर इंटरफेयर कर सकते हैं। उनको हमेशा जो है नाक घुसाने की आदत है मजहब के अंदर, हमारे मजहब के अंदर नाक घुसाने की आदत हो गई है। बात करें कि मुस्लिम क्या कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, उसकी इबादत क्या है, उसको कैसा कब्जा करना, मस्जिद के सामने किस तरह से नुमाइश करना, किस तरह से उनको डिग्रेड करना, यही तो चल रहा है, दूसरा क्या चल रहा है। और उनका इंटेंशन करते कि मुसलमानों के लिए इससे फायदा होगा। क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा, क्या फायदा हो रहा है उसके अंदर। हमारे इबादत गाह खतरे में आ गए हैं और आप लोग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ये महफूज हैं, इससे खवातीन को फायदा होगा। क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा भाई। वक्फ औलाद का मामला है, उससे क्या ये करने वाले हैं, क्या करना चाह रहे हैं। जहां पर सक्सेशन फेल हो रही है, खत्म हो रही है, लाइन ऑफ सक्सेशन खत्म हो रही है, तो वहां पर लॉ है हमारे पास, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसको गवर्न करेगी। तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर जिस तरह से हमको शेयर देना है, सक्सेशन को जितना हक बनता है वो हक वो ये रहेगा। तुम इसके अंदर वो उसको कैसा ला सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ है, मुस्लिम लॉ है। आप कौन होते बोलने वाले, मेरे फंडामेंटल राइट छीनने वाले आप कौन होते हैं। आप कौन से भी कानून लगा के मेरे ऊपर कैसा थोप सकते हैं। आप ये कानून लगाने के बाद हम ये कैसा यकीन कर लेंगे कि हमारे आने वाले दिनों में हमारे जो मस्जिद हैं किस तरह से महफूज हैं, महफूज रहेंगे। आप ये उसके ताल्लुक से आप बोलिए हम ज्ञान वपी को हाथ नहीं लगाएंगे, हम किसी को आने नहीं देंगे, उसको ज्ञान वपी को वैसा ही रखेंगे। मथुरा का मामला है, उसको खत्म करेंगे, कभी आवाज नहीं उठाएंगे। संभल का मामला है, वो मस्जिद का मामला है, कभी उसके ऊपर आवाज नहीं उठाएंगे, जब जाकर हम यकीन करेंगे। आप बोलिए, बोलकर देखिए। वहां पर आप नहीं बोलेंगे क्योंकि ये लाना है, वही तो इंटेंशन है। किस तरह से मजहबी इदारों पर किस तरह से ये खतरा हो सकता है इस एक्ट के, क्या किस नजर से देखते हैं आप इसको। तो ज्ञान वपी का तो मैं बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, ज्ञान वपी का मामला क्या है। हर मस्जिद के नीचे आप शिवलिंग निकलेंगे। नहीं, मैं इसलिए आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि एक्ट तो अभी बना है ना। एक्ट बनने से पहले भी कई मसाजिदों पर हमले किए गए हैं, कई मसाजिदों को तोड़ने के वीडियो सामने जब वो उनको प्रॉब्लम आ रहा था, उनको दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था, वहां पर वक्फ एक्ट मौजूद था, वक्फ प्रॉपर्टी था, नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी थी। अब उनको बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ। तो उनको कैसा खत्म करना है, तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट ला लेंगे उसके अंदर। एंशिएंट मॉन्यूमेंट ला लेंगे तो वक्फ का स्टेटस खत्म हो जाएगा। जहां पर एंशिएंट मॉन्यूमेंट रहेंगे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी नहीं लगेगा। तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी तो है ना, प्लेसेस वर्शिप एक्ट भी प्लेस इबादत गांव को प्रोटेक्ट करता है ना वो भी। तो अब वहां पर जहां पर एंशिएंट मॉन्यूमेंट रहेगा वहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लगेगा, वक्फ एक्ट लगता था, अब उसको वो भी नहीं लगेगा। तो बचा क्या है, तो कैसा सेफ रहेंगे हम, हमारी इबादत गाह कैसे सेफ रहेंगे। अब दूसरे जो मस्जिद हैं वो बोल रहे हैं कि वक्फ ये मजहबी इदारा नहीं है। कैसा मजहबी इदारा नहीं है, व्हाट इज वक्फ।
चैरिटेबल किसके लिए देते हैं, डोनेट किस लिए करते हैं, रिलीजियस पर्पस के लिए, चैरिटेबल के लिए, पे के लिए हम डोनेट कर रहे हैं। तो ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं है, स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूट है, ठीक है स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूट है, लेकिन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी होता है। रिलीजियस मतलब क्योंकि पूरे जितने भी उसके तहत वक्फ बोर्ड के तहत जितने भी इदारे हैं वो पूरे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं। पूरे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला वक्फ बोर्ड है। तो नीचे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन रहेंगे, ऊपर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं रहेगा। ऊपर खाली सिर्फ और सिर्फ स्टैट्यूटरी है, उसको लॉ गवर्न करता है, वक्फ एक्ट है, उसको हम मानते हैं, लेकिन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं है बोलकर आप डिनाई नहीं कर सकते। कुरान के अंदर कई जगह पर अब सवाल है कि आप बहुत सारे लोग डाल दिए, केसेस फाइल करें, पिटिशन फाइल करें, कोर्ट सवाल करेगा कुरान के अंदर वक्फ नहीं है, वक्फ का जिक्र नहीं है। तो वक्फ का जिक्र अगर नहीं है तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं होगा। तो है ना, कुरान के अंदर चैरिटेबल तो है ना, अदर देन सदका, ज़कात, फितरा को छोड़कर भी डोनेट करने का जिक्र कुरान के अंदर कई जगह पर है। सूरह बकरा आयत नंबर 63 से लेकर आयत नंबर 274 तक जो है कुरान के अंदर उसका जिक्र किया गया है। सूरह तौबा के अंदर उसके अंदर जिक्र किया गया है। अल्लाह की राह में प्रॉपर्टी को डोनेट कर सकते हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए आप प्रॉपर्टी डोनेट कर सकते हैं। मस्जिद का जिक्र है उसके अंदर। जिस तरह से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बन चुका है अभी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मुल्क भर में एहतजाज करने के यहाँ पर ऐलानात किए जा रहे हैं, कई मीटिंग्स किए जा रहे हैं। और अब जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट का, कई मुस्लिम लीडर्स जो है ना सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल कर रहे हैं। गुलबर्गा से भी एक पिटिशन फाइल की गई है, रिट पिटिशन। क्या इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ख़त्म होगा, किस तरह से आप इसको देखते हैं, और मुसलमानों को और मुस्लिम लीडरों को और तंजीमों को क्या स्टेप उठाने चाहिए? देखिए, मैं तो, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हम तमाम लोग देख रहे हैं कि कोर्ट के सामने जब मामला आता है तो यही तो सवाल आता है। मैं अभी ने थोड़ी देर पहले कहा, ये कुरान के अंदर तो वक्फ का जिक्र ही नहीं है। हाउ इट इज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इट इज जस्ट स्टैट्यूटरी बॉडी। ये सवाल आता है। जैसा हिजाब में आया मामला, वियरिंग हिजाब वेदर इट इज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस बोलकर सवाल आया। हमको साबित करना पड़ रहा है कि हिजाब इज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस बोलकर हमको साबित करना पड़ रहा है। अब हमको सुप्रीम कोर्ट में यह साबित करना पड़ेगा कि हाँ वक्फ इज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेशन हो रहा है। क्यों फाइल करें आप पीआईएल? पीआईएल एज ए प्रोटेस्ट हमको सुप्रीम कोर्ट में कोई पीआईएल नहीं फाइल होना चाहिए था। सबसे पहले मेरा ये मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, हो सकता मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी एक सोच है बाहैसियत है, मैं एक मुसलमान, एक सिटीजन के हैसियत से मैं देख रहा हूँ। कई ज़माने से बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मैं पढ़ा हूँ। हर बार जो है वहाँ पर इंटरफेरेंस कोर्ट का भी हुआ है। शाहबानू का केस आया, हिजाब का मामला आया, बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया, ऐसा बहुत सारे जजमेंट आए। हर बार हमको साबित करना पड़ रहा है कि ये है या नहीं है, ये है या नहीं है या नहीं। कितने फैसले हमारे अकॉर्डिंग टू हमारे शरीयत के हिसाब से हमारे मुताबिक फैसले आए हैं, बताइए। हमको साबित करना पड़ रहा है। आज भी वही बोलते हैं ये गलत है, ये गलत है, आपका ये गलत है बोलकर। मेरा मजहब है, मैं मजहब के मुताबिक मेरे को किस तरह से चलना है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है और कोर्ट कहती है कि नहीं, वही सेक्शन को लेकर, वही आर्टिकल को लेकर गलत इंटरप्रिटेशन देकर आप ये कहते हैं कि नहीं है। कस्टम यूसेज को नजरअंदाज करते हैं। मेरा लिबास, मेरा कस्टम, मेरा तरीका, मैं लिबास किस तरह से पहनता हूँ वो तो है ना, आर्टिकल 26 में है ना। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर कहाँ पर है? आर्टिकल 26 के अंदर है। तो आर्टिकल 26 को भी नजरअंदाज करते हैं। क्या उम्मीद रखेंगे? जैसे किसानों ने सुप्रीम कोर्ट के अप्रोच नहीं किए थे वो लोग। सुप्रीम कोर्ट जो है खुद 4 लोगों की कमेटी बनाकर किसानों से बातचीत के लिए अगर भेजते हैं तो किसान वो लोगों के साथ बात नहीं किए थे। ऐसे प्रोटेस्ट हम उसको कोई पीआईएल नहीं फाइल करके रोड पे उतरना चाहिए था, एहतजाज होना था। पीआईएल डालने तो वो तो बोल रहा था अमित शाह बार बार यही तो बोल रहे थे, अरे ये कानून गलत है तो आप जाओ ना पीआईएल फाइल करो, कोर्ट को जाओ, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करो, बार बोल रहा था वो।
और अमित शाह बोले और हमारे लोग गए वहां पर, गए जाके डाल दिए, फाइल कर दिए। क्यों इतने दिन मीटिंग चल रहे हैं? क्या कर रहे हैं लोग? कब तक मीटिंग चलते रहेंगे? प्रोटेस्ट करो, पीसफुल प्रोटेस्ट करो। हमारे को संविधान, हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है, आर्टिकल 19 है। क्यों खामोश बैठ रहे हैं? हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी है। लास्ट टाइम CAA के अंदर नासिर हुसैन उस्ताद और हम लोग मिलकर हम पहल किया था। एक मीटिंग बुलाई थी, हंगामा मीटिंग बुलाई थी इमीडिएटली, और वहां पर उसके बाद एहतजाज करे थे। आज इसको लीड हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव करना होगा। सिर्फ वोट लेने के लिए आप लोगों के सामने नहीं आ सकते। आप सिर्फ वोट के लिए, सियासत के लिए मुसलमान मत बनो। आप हकीकत में अगर मुसलमान हैं, आपके अंदर दर्द है, तो पहले आप लीड लो, हम आपके पीछे आकर खड़े होंगे। जस्ट मीटिंग करने से फायदा नहीं होगा। यहां पर आने वाले दिनों में बहुत प्रॉब्लम और बहुत सारे मसाइल आने वाले हैं। इसी तरह से अगर मीटिंग अगर खेलते रहेंगे तो ऐसे 10 कानून बनेंगे, ये कानून है और ऐसे 10 कानून आएंगे। आप लोग सिर्फ मीटिंग करते रहो। मदर साहब, जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया किसानों के आंदोलन का, CAA NRC का जो आंदोलन हुआ उसका जिक्र किया, वहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखेंगे लोगों से जुड़ा हुआ मामला था, वो आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला था। यहाँ पर वक्फ बोर्ड की जो अरे हमारे इबादतों से जुड़ा हुआ मामला है इसके अंदर। कॉमन लोगों में जो बात चल रही है, यहाँ पर लोगों की ये सोच है कि वक्फ बोर्ड से, कॉमन मुसलमानों की इनकम से वक्फ बोर्ड की कोई अरे क्या फायदा लेंगे यार तुम? फायदा कब तक? फायदा के चक्कर में तो आप 500 रुपए लेके वोट डालकर गलत फायदा को चुन के ला रहे हैं। खाली फायदा कब तक देखेंगे आप? फायदा 500 रुपए लिए, 1000 रुपए लिए, वोट डाले, एक आदमी को जिताकर भेज देते हैं। खाली फायदा की बात कब तक करेंगे? अरे आपको मस्जिद इंपॉर्टेंट है, हमारे इबादत गाहें, हमारे दरगाह है, वो खबरस्तान आपके वजूद इंपॉर्टेंट है या नहीं है क्या? उसके पीछे भी आप फायदा देखेंगे। ये प्रॉपर्टी किसी वसीम की और मजहर की नहीं है, किसी एक इंडिविजुअल की नहीं है। ये हमारी कम्युनिटी की प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम तमाम लोगों को आना होगा। ये मीटिंग खेलना बंद कर दो। और लोगों को क्या, लोग भी ये जो सोच रहे हैं ना, हमारा क्या फायदा होगा, निकलो बाहर। आपके आज इबादत गाह को हाथ लगाया, आप कल क्या दूसरा कानून आ गया, हम घरों के बाहर भी निकाल देंगे आपको। नहीं, जिस तरह से दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जितने भी मुस्लिम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं मुल्क में, बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स हैं, जैसे असदुद्दीन अवैसी से लेकर लोकल कॉन्स्टिट्यूशंस के MLA के ऊपर भी जो है ना वक्त ज़मीनों को कब्जा करने का आप जो है ना इल्ज़ामात वहाँ पर नज़र आते हैं। अगर गुलबर्गा की बात की जाए तो गुलबर्गा के कई बड़े लीडर्स हैं और मौजूदा नॉर्थ MLA का भी वहाँ पर जिक्र किया गया कि उनके नाम पर भी प्रॉपर्टी कब्जा करने का एलिगेशंस हैं। तो लोगों का यहाँ पर यही बोलना है कि ये तमाम मुस्लिम लीडरों के ऊपर जब इल्ज़ाम आता है, ये लोग ज़मीनों को बेच कर खाते हैं, तो हमको फ़ायदा नहीं मिलता, तो हम क्यों रोड पर आए? देखो इस तरह से इल्जामात लगे हुए हैं। देखो अगर उन वक्त प्रॉपर्टी एनक्रोच करे हैं, कानून है ऑलरेडी उनके खिलाफ, अगर कार्रवाई हो रही, कार्रवाई क्यों नहीं करे? फिर कार्रवाई किसी के ऊपर केस पेंडिंग है। हाँ बताए, अब उनके कनीज फातिमा के अगर वक्त प्रॉपर्टी काबिज अगर है, लोकल MLA की बात करें ना आप अभी, उनके वो अगर प्रॉपर्टी अगर कब्जा करें तो उनके खिलाफ कोई केस सबमिट करे कोर्ट में, पेंडिंग है। ये सर्वे नंबर, ये प्रॉपर्टी, ये वक्त प्रॉपर्टी कब्जे में है बोलकर है। अगर है तो वो केस फाइल कर सकते हैं। वक्त प्रॉपर्टी है तो वक्त प्रॉपर्टी वापस लेगी कानून के मुताबिक। है वो भी है, हमारी शिकायत है। वक्त प्रॉपर्टी को खत्म करने में, एनक्रोच करने में जितना बीजेपी वाले ये जो एक्ट बनाए ना, उससे ज्यादा हमारे लोग भी जिम्मेदार हैं। मैं उसको डिनाई नहीं करना चाह रहा, मैं किसी की तायद करना नहीं चाह रहा है। हम भी जिम्मेदार हैं। हमको सोचना होगा, समझना होगा। यतीम खाना था, यतीम खाना हमारे पर मैनेजिंग कमेटी चला रही थी, यतीमों का भला हो रहा था, उनको तालीम दी जा रही थी। यहाँ पर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई, वहां पर केयरटेकर को बनाया गया। क्या हालत है यतीम खाने की? यही तो हो रहा है ना। यतीमों की बदवा लगेगी, वो जितने को उनको जो बेनिफिट हो सकता था, वो बेनिफिट को रोके आप लोग। तो ऐसे बहुत सारे, मैं एक इदारे की बात कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जहां पर पॉलिटिक्स आ जाती है, सियासत आ जाती है। सियासत को दूर रखना होगा। आप सियासत को इबादत गांव के अंदर, वक्त प्रॉपर्टी के अंदर अगर डालेंगे तो इसी तरह से सवालत तो पैदा होंगे। सही भी है, मैं पूरी तरह से डिनाई भी नहीं करूंगा लोगों के जो सवालत है। तो किस तरह से लोगों को आप मैसेज देंगे? ये जो लोगों की सोच है कि हमको आज तक फायदा नहीं मिला तो हम सड़कों पर क्यों आए, तो इसको किस तरह से आप लोगों को? देखिए, हम अपने बेनिफिट के लिए
अगर सोचते अगर बैठेंगे तो हमारे जो मजहबी इदारे हैं वो हमारे मजहबी इदारे नहीं रहेंगे। हमारे मजहबी इदारों को हिफाजत करने के लिए हमारी ही जिम्मेदारी है, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। हम अलग अलग तरीक़े से हम उसको एहतजाज कर सकते हैं, हम अलग अलग तरीक़े से आवाम को बेदार कर सकते हैं और हुकूमत को ये बता सकते हैं कि ये जो क़ानून बना है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, आपका ये क़ानून हमारे मज़हब के अंदर इंटरफियर कर रहा है, ये तमाम लोगों को हम बता सकते हैं। लेकिन अगर हम यही बात अगर रिपीटेडली फ्रीक्वेंटली अगर बोलते रहेंगे बोले तो वही हालत होगी। अगर हम ऐसे में वो हम रोते रहेंगे, वो कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है, तो वही हालत होगी। हम सिर्फ रो रहे हैं, हम रोने से नहीं चलेगा, हमको लड़ना होगा, हमको बाहर निकलना होगा। और लड़ना मतलब ऐसा लड़ना नहीं कि चाकू छुरी तलवार लेके जहालत का मुजाहरा करके इबादत के सामने वो कर रहे हैं ना, वीडियो देख रहे हैं ना, टीवी में तो नहीं बता रहे हम, वो मोबाइल के अंदर इसमें सोशल मीडिया में चल रहा है। मस्जिदों के सामने लंगा नाच कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं। मीडिया वाले सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को निशाना बना रही है। फिर ये बोलती है कि वक्फ अमेंडमेंट के प्रोटेस्ट के अंदर मजहबी नारे लगा रहे हैं, स्लोगन्स लगा रहे हैं। ये मीडिया तो इतनी थर्ड क्लास मीडिया हो गई है, ये मीडिया को फोर्थ पिलर दिया गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की तौहीन होगी अगर उनको फोर्थ पिलर दिया जाएगा। तो ये फोर्थ पिलर नहीं है, मीडिया के नाम पे धब्बा है। वो लोग सबसे घटिया अगर कोई यहाँ पर लोग हैं, ये मीडिया वाले बन गए हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही काम बन गया है मीडिया का, जहां पर हिंदू मुस्लिम हो गया है वही चीज को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। वो नेशनल इंटीग्रेशन, हिंदू मुस्लिम की एकता की बात तो कर रहे नहीं मीडिया वाले, सिर्फ जहर फैलाना, लोगों के अंदर नफरत पैदा करना, ये मजहब, ये मुसलमान, ये उनको डिग्रेड करना और उनके बात को सही बताना। बिल पेश होने के बाद क्या नारे लगे पार्लियामेंट के अंदर, वो से पार्लियामेंट में नारे लगे, उसके ताल्लुक से नहीं। एक यहाँ पर अगर नारे अगर कोई लगा रहे हैं तो नारे को उसको पूरा, हमारे अगर प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो कैमरे लेकर खड़े हो जाते हैं कि ये लोग क्या गलती करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम डिसिप्लिन से एक अच्छे अंदाज में हमको पीसफुली कॉन्स्टिट्यूशन कानून के दायरे में रहकर हम हमारा प्रोटेस्ट हम दर्ज कर सकते हैं। दर्ज करने से पहले हम ये कहना चाहते हैं कि लोगों को बेदार करो, अवाम को मालूमात करो कि ये जो कानून आया है, मैं तो सिर्फ दो चार सेक्शन ही बताया, अभी बहुत सारे सेक्शन इसके अंदर हैं। अगर वो पूरे अगर सेक्शंस में अगर मैं पढ़ के यहाँ गलती है अगर बोलते अगर बैठूंगा तो 2 घंटे लगेंगे आपकी इस इंटरव्यू को खत्म होने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, लोगों को बताना होगा, लोगों को समझाना होगा कि ये है, तो जब जाकर वो लोग बाहर निकलेंगे। लोग बाहर नहीं निकलना चाह रहे बोलकर ये भी मत सोचिए, लोग ये बोल रहे बोलकर, लोगों को तो गुस्सा है, क्यों इनिशिएट नहीं कर रहे, क्यों प्रोटेस्ट नहीं कर रहे बोलकर लोगों के अंदर नाराजगी है, क्यों खामोश बैठे बोलकर, खामोश ये कर रहे बोलकर है। क्या लगता है आपको जिस तरह से मेरा एक ही ये है, इस बार हम जो ये वेट कर रहे हैं, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इसको इनिशिएट करेंगे, उसका अब तक हम इंतजार करें, आगे भी इंतजार करने वाले हैं। नहीं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का ये कहना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर ही मुख्तलिफ रियासत में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पर क्यों नहीं हो रहे हैं? यहाँ पर चलो प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, बेदारी का तो काम करो, आप लोगों की तक जाओ, लोगों को समझाओ। मैं बोला ना, बाबा साहब अम्बेडकर का ये कहना है, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी है, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा कि आपको सबसे पहले ऑर्गेनाइज करना होगा, एक मूवमेंट, अच्छे मूवमेंट को अगर चलाना है तो फर्स्ट ऑर्गेनाइज करो, उनको एजुकेट करो, उसके बाद एजिटेट करो। तो ऑर्गेनाइज नहीं है, उसके अंदर लोगों को एजुकेट नहीं कर रहे, बेदार नहीं कर रहे, अवेयरनेस नहीं ला रहे, उसके एजिटेशन कहाँ से? डायरेक्ट एजिटेशन ऑर्गेनाइज करो आप। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर तमाम जिस तरह से तरमीम किया गया है, तमाम तफसीलात आपके सामने रखी हैं और किस तरह से एहतजाज होने चाहिए और जो पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट में डाले जा रहे हैं उससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तमाम चीज़ें आपके सामने यहाँ पर रखी गई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आवाम के बीच में तमाम जो सवालात थे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, उसके जवाबात जो सैयद मज़हर हुसैन एडवोकेट साहब ने दिए हैं काफ़ी असरदार होंगे और आपको समझ में आए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर हुसैन एडवोकेट साहब।